आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के टॉप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था हम लोगों का संवधिया के बारे में था, संवधिया शीर्षक की समीक्षा करें। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप लोग लेक्चर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम लोग का मुक्ति धन से रिलेटेड था। मुक्ति धन शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मुक्ति धन जो कहानी है उसके लेखक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कहानी कला की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद्र की मुक्ति धन शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। तो चलिए आंसर सुनते हैं हम लोग इस कहानी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद्र अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। वे हिंदी कहानी के एक ऐसे सम्राट के रूप में ख्यात है जिससे हिंदी कहानी को न केवल यथार्थ का धरातल मिला, अपितु उन्होंने हिंदी कहानी को निरुद्देश्यता से सौदेश्यता की ओर मोड़ते हुए उसे नवीन विषय और नवीन भाषा शैली दी। अतः उनसे हिंदी कहानी की नई दिशा मिली। ओके, ये तो उनके बारे में था, मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद्र विरचित मुक्तिधन शीर्षक कहानी उनकी एक यथार्थवादी कहानी है। इसमें नैतिकता के धरातल पर व्यक्ति की परीक्षा के माध्यम से भाव पक्ष का व्यक्तिगत स्वरूप उभरता हुआ दृष्टिगत होता है। यहाँ पात्रों के मनोभावों के साथ घटनाओं की सृष्टि स्वतः होती चली गई है। आर्थिक समस्या यहाँ भले ही मुख्य लगती है, पर कहानी का भाव पक्ष व्यक्तिगत नैतिकता के धरातल से गृहीत है। भारतीय किसान की ऋणग्रस्तता सर्वविदित है। कहा जाता है कि यहाँ किसान ऋण में जन्म लेते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। यद्यपि ऋण मुक्त होने के लिए वे कम परिश्रम नहीं करते हैं, तथापि वे ऋण के बोझ से दबे रहते हैं। कुछ ऐसी ही सच्चाई प्रस्तुत कहानी के पात्र रहमान के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए अब हम लोगों का कहानी स्टार्ट होता है और आप लोग ध्यान से समझिएगा कहानी। अगर कहानी सुन लेते हैं तो फिर एग्जामिनेशन में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है देखिए, रहमान पचौली गांव का रहने वाला एक गरीब किसान है जिसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है। उसे खेती करने के लिए ज़मींदार से कुछ ज़मीन मिली हुई है जिसके एवज में उसे लगान भरना पड़ता है। ज़मींदार द्वारा इस बार इजाफा लगान का दावा दायर करने के कारण रहमान को अपने गऊ बेचने के लिए विवश होना पड़ा। उसके सामने यह समस्या है कि गऊ किसी हिंदू के द्वारा ही ली जाए ताकि उसकी सेवा हो सके। इसलिए वो अपने गऊ स्वयं के द्वारा लगाए गए दाम में से 5 रुपये का नुकसान सहकर अपनी गऊ महज 35 रुपये में ही लाला दाऊदयाल के हाथों बेचता है, जबकि उस गऊ का दाम एक अन्य ग्राहक ने 40 रुपये लगाया था, पर उसे कसाई जानकर अपनी गऊ उसे नहीं दी। उसके बाद क्या है देखिए, रहमान 35 रुपये पाकर ज़मींदार से छुटकारा तो पा लेता है। देखिए बेसिकली होता क्या है, एक रहमान जो कि किसान है और उनको मतलब कि लगान भरने के लिए उनको तो पैसा देना था ज़मींदार को, तो फिर उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो पैसा दे सके। इसलिए उनके पास जो गाय था ना, वो गाय को बेच देते हैं। गाय को जो दूसरा आदमी खरीदने आता है वो 40 रुपया लगाता है, लेकिन पता चलता है वो जो गाय खरीदने आया हुआ है, जो 40 रुपये लगाया हुआ है ना, वो है ना क्या बोलते हैं उसको, कसाई है। तो वो कसाई के हाथ नहीं बेचना चाहता है, वो चाहता है ऐसे आदमी के हाथ बेचे ताकि वो गाय का अच्छे से सेवा करे। तो इसलिए कोई एक दूसरा आदमी आता है जो कि वो कसाई नहीं होता है और वो 35 रुपये ही लगाता है। तो 5 रुपया नुकसान सहकर ही वो उनसे बेच देता है। वो बेचता क्यों है? क्योंकि वो जो ज़मींदार से ज़मीन का लगान भर सके। ओके, और वही 35 रुपया दे देता है ज़मींदार को और छुटकारा पा लेता है। रहमान 35 रुपये पाकर ज़मींदार से छुटकारा तो पा लेता है, पर अपनी बूढ़ी माता को हज कराने के उद्देश्य से ऊख पर उधार लेने के लिए लालजी के पास पहुंचने के लिए विवश होना पड़ता है। तो रहमान जो है, उसकी माता जी है जो है, उनको है ना वो हज कराना चाहता है। तो हज कराने के लिए पैसा की ज़रूरत होगी, तो उनके पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से गाँव में कोई लाला जी है, उनके पास जाता है पैसे मांगने के लिए। ओके, तो उसे लाला जी से 200 रुपये के बदले लिखाई आदि काटकर 180 रुपये प्राप्त होते हैं। तो लाला जी 200 रुपये के बदले लिखाई आदि काटकर 180 रुपये देते हैं। ओके, तो मियाद पूरी होने पर लाला जी का जब तकादा होता है तब रहमान की माँ बीमार होती है। तो देखिए जो उनको कर्ज दिया तो वो टाइम पे मतलब कि दिया होगा, इतने साल के बाद उनको रिटर्न कर देना है। तो जब वही टाइम का जब पूरा हो जाता है ना, तो उनको अपना पैसा रिटर्न चाहिए। तो देखिए क्या होता है आगे, तब रहमान की माँ बीमार होती है, जिसकी दवा दारू पर लगातार होते खर्च के कारण रुपये अदा नहीं हो पाते हैं। तो उसके पास अभी उतना पैसा बाकी नहीं है क्योंकि उनकी मम्मी का तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से उस पर
दवाई में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। किंतु रहमान की आरजू विनती सुनकर लाला जी मियाद की अवधि साल भर के लिए बढ़ा देते हैं। तो लाला जी देखते हैं कि वो बहुत ही तकलीफ़ में है, तो जो टाइम दिया गया था ना उसे 1 साल बढ़ा देते हैं। रहमान अपने घर आकर देखता है कि उसकी माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है। वो अपने बेटे रहमान को आशीर्वाद देकर सदा सदा के लिए परलोक सिधार जाती है। अब दफन कफन का प्रबंध करना था, घर में एक पैसा नहीं था। सो बहुत सोचने विचारने के बाद वो पुनः लाला जी के पास पहुंचा। पहले तो डांट सुनते वह उल्टे पांव लौटने लगा, पर लाला जी ने उस पर दया कर उसे रोक लिया। पूछने पर भी रहमान से सीधे मुंह पैसे की मांग नहीं की गई, पर लाला जी ने अटकल लगाकर सारी बात समझ ली। फिर बाद में रहमान द्वारा मांगने पर लाला जी ने कहने सुनने के बाद 200 रुपये दे दिए। रहमान ने काफ़ी परिश्रम कर ऊँख की खेती की, जिसे देखकर उसे ऋण मुक्त होने की पूरी आशा थी, पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था। अगहन के महीने में अपने खेत की रखवाली करते हुए जब एक चादर से ठंड नहीं गई तो उसने ऊँख के पत्तों को इकट्ठा कर जलाया। अचानक हवा का एक झोंका जलते हुए पत्तों को रहमान के खेत की ओर उड़ाकर ले गया। तो देखिए क्या होता है, ऊख के पत्तों को इकट्ठा कर जलाया। अचानक हवा का एक झोंका जलते हुए पत्ते को रहमान के खेत की ओर उड़ाकर ले गया, जिससे रहमान का सारा खेत कुछ देर में ही जलने लगा, जिसे बुझाने के लिए गांव से लोग दौड़े भी और आग बुझाने की सारी मेहनत व्यर्थ साबित हुई। अगली सुबह लाला जी का चपरासी लठ लिए खेत पर पहुंचा, जहां रहमान अपनी बर्बादी का दृश्य खुली आंखों से देख रहा था। पर चपरासी कब मारने वाला था, उसे तो लाला जी के हुक्म को पूरा करना था। तो वह रहमान को हाथ को पकड़कर घसीटता हुआ लाला जी के पास ले गया। पहले तो अपने सामने पहुंचे रहमान को देखकर लाला जी ने नालिश करने की बात कहकर धमकाया, पर वह सब नाटक था। वे तो रहमान को आजमा रहे थे, जांच रहे थे। लाला जी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में रहमान को खरा उतरा पाया गया। लाला जी ने अंत में स्पष्टता कहा कि तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के लिए ही रुपये दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। प्रस्तुत कहानी में पात्रों के मनोभावों के साथ स्वतः स्फूर्त होती घटनाओं से कथानायक का ताना बाना बुना गया है। इसमें मुख्यतः 2 पात्र हैं, रहमान और लाला दाऊ दयाल। अन्य पात्रों से कथा को गति पर मिलती है। दोनों पात्रों की पारस्परिक बातचीत से दोनों के चरित्र उद्घाटन तो होता ही है, उनके संवाद क्रिया व्यापार को भी आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये संवाद पात्रानुकूल, भावानुकूल और परिस्थिति के अनुरूप होने के साथ साथ चुस्त और व्यंजक भी है। इस दृष्टि से एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। दाऊ दयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाए। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर यह कैसे समझ ले, यहाँ ना दूंगा तो वहाँ तो देने पड़ेंगे। दाऊ, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान, सरकार ऐसा न कहे, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। जहाँ तक देशकाल एवं वातावरण का प्रश्न, प्रस्तुत कहानी का आरंभ भी वातावरण चित्रण द्वारा हुआ है, जिसमें स्थानीय विशेषताओं का समावेश पूरी तरह होता हुआ देखा जा सकता है। इस दृष्टि से कथारंभ यहाँ द्रष्टव्य है। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय है उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। प्रस्तुत कहानी में भारतीय किसान से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं का स्पष्ट चित्रण हुआ है। यथा जमींदार और महाजन के अन्याय एवं शोषण के साथ ही अन्य समस्याएं चित्रित हुई है। देखिए, अगर आप लोगों को ये जो मैं गेस्ट पेपर की PDF से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आप लोग को PDF का मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम है, लेकिन वो आप लोग को पे करना होगा। देखिए आगे का कहानी क्या है। प्रस्तुत कथा अंतर्गत कथाकार का उद्देश्य नैतिकता के धरातल पर व्यक्ति की परीक्षा के माध्यम से प्रेम की अलग कोटि का निरूपण करना रहा है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक मुक्तिधन छोटा, आकर्षक, सारगर्भित और कौतूहलवर्धक होने के कारण उपयुक्त और सार्थक है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी एक उत्कृष्ट कहानी है, जिसमें कहानी कला के तत्वों का सम्यक निर्वाह हुआ है। ओके, तो ये हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मुक्तिधन कहानी की समीक्षा करें, तो ये हम लोग कर लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग को मज़ा आया होगा। इस कहानी में क्या था, एक रहमान और एक लाला हरदयाल था। मतलब पहले एक किसान की कहानी थी बेसिकली। इसमें
वही हम लोग देखे हैं, पूरा तो सुना ही दी हूँ, तो फिर से वही बताने का कोई मतलब है नहीं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन के नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन, टॉप 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन, कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। वीडियो खत्म हो जाने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।